और अब आज के हमारे खास मेहमान को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अब मंच पर आज के हमारे खास मेहमान मंत्री अमरजीत भगत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी खाद्य और संस्कृति विभाग को बखूबी निभा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बेहद अंदर से यानी कि बहुत डीप समझते हैं। तो उनसे जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में और छत्तीसगढ़ में सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और इन 5 सालों में उन बिंदुओं पर कितना सरकार पहुंची है और आगे के क्या प्लान्स होंगे, कांग्रेस पार्टी के आगे की क्या रणनीतियां होंगी, तमाम बातों पर हम आज बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आज के हमारे खास मेहमान को का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए और मंत्री जी का स्वागत करिए, पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करिए। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये बहुप्रतीक्षित चर्चा थी क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मंत्री जी से चाहिए और क्योंकि अलग अलग विभाग हैं जिनको संभालते हैं मंत्री अमरजीत भगत, तो उन विभागों में किस तरह से काम हो रहा है ये जानेंगे। और चुनावी साल भी है ये और कांग्रेस पार्टी की कितनी तैयारी है और कितनी आश्वस्त इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी को लेकर, तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी भी मंच पर हैं। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू प्रेरणा, आप भी ज्वाइन करिए हमारे साथ में। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इमर्जिंग सरगुजा, हमने 6 जिलों की बात की है। मंत्री जी बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और हम समझते हैं कि सरगुजा में जो आप एक दमखम रखते हैं, जिस तरीके से 2 दशक की राजनीति और 2 दशक से प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं सरगुजा के सीतापुर से, तो हमने जिन 6 जगहों में बातचीत की है वहाँ से एक सार निकाला है कि विकास तो बहुत हुआ, अभी भी कुछ जगह बाकी है काम होना। तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, सरगुजा कैसा था, कैसा हुआ, कितना बदला आपकी सरकार में? सबसे पहले तो जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विकास के सफर में पहले का सरगुजा और अब का सरगुजा दोनों बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिलेगा। पहले यहाँ से जब हम राजधानी जाते थे तो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगता था। आज हम 4 घंटा में राजधानी पहुँच जा रहे हैं, 4.5 घंटा अधिकतम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी परिवर्तन आया है, अधोसंरचना में परिवर्तन आया है, बहुत सारे निर्माण भी हुए हैं, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो या बहुत सारे निर्माण बिल्डिंग्स हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय हमने सफलता हासिल की है। पहले आप सरगुजा कहने से एक लोगों के मन बनता था कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र, लेकिन पहले का सरगुजा अब नहीं रहा। अब सरगुजा कहने से संभाग मुख्यालय है, इसमें 6 जिले आते हैं और सभी का सभी सीट कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस एक विश्वास है और जो कहा सो किया, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, यहाँ के आदिवासी हों, महिलाएं हों या सरहरा वर्ग के लोग हों, यूथ हों, सभी लोगों का विश्वास हम लोगों ने जीता है। तो जहाँ डेवलपमेंट का अपना अपना पैमाना है, लेकिन हम लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें सरगुजा बहुत प्रगति किया है और उल्लेखनीय प्रगति किया है। तो सरगुजा बदल रहा है और ये बदलाव 5 साल में आया है या उससे पहले से ही आना शुरू हो गया था? किसकी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, अब शुरुआत करेंगी तो कोई एक दिन में तो होता नहीं है। इस देश का निर्माण कांग्रेस ने किया। देश जब गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लोगों को संवैधानिक अधिकार कांग्रेस ने दिया, आगे बढ़ने का मौका कांग्रेस ने दिया, बड़े बड़े संस्थान कांग्रेस ने बनवाया। तो ये अवसर तो आप बुनियाद पहले ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें
विकास की पैमाना, रूपरेखा और उसकी रफ्तार समय परिस्थिति के अनुसार दिखता है। आप पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा कि शैक्षणिक संस्थाओं का बहुत बुरा हाल था। बस्तर जैसे अंचल में लगभग पूरे प्रदेश का हम देखें तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल बस्तर का था और लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिए गए थे। जब स्कूल ही बंद हो जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? हमारे आने वाली जो भविष्य है उनका क्या होगा? हम सरकार में आने के बाद पहले उन संस्थाओं को फिर से चालू किया है और जहाँ पर नक्सली गतिविधियों में उन बिल्डिंग्स तोड़ दिए गए थे, इमारत जमींदोज हो गए थे, उसको हमने फिर खड़ा किया और आज उन सभी जगहों पे फिर किलकारी गूंज रही है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और आत्मानंद स्कूल तो पूरे देश में अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है कि हर विकास खंड में आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी स्कूल खुल रहा है। हमारे बच्चे फराटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं। हर कंपटीशन में बराबरी का वो लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। कंपटीशन में आगे बहुत सारे एग्ज़ाम में आगे निकल रहे हैं। तो ये उल्लेखनीय सफलता है और यही तो विकास प्रतियोगिता तो भी तो यहाँ पे भी दिख रही है ना। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि नींव रखी कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद। अब जब छत्तीसगढ़ में बात होती है तो बीजेपी कहती है हमने राज्य निर्माण करवाया, हमने छत्तीसगढ़ को बनाया, हमारा श्रेय है। और ऐसे में क्या देखा जाए फिर कि बीजेपी अपना श्रेय लेती है, आप कहते हैं? देखिए, किसी बात से किसी को कोई नकारता नहीं है, लेकिन उसमें अनुपातिक आपकी क्या योगदान रही? आपने क्या कहा जब अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी को? इन 15 सालों में यहाँ के धरती पुत्रों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के मेहनतकश लोगों का जीवन में कोई बदलाव आया क्या? आदिवासियों के जीवन स्तर में कुछ बदलाव आए क्या? कोई ऐसा आपने योजना लाया क्या जिससे लोग सेल्फ डिपेंडेंट हों, उनका इकोनॉमिकल पोजीशन, उनका मार्केटिंग पावर, उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो? और हमसे पूछिए, हम बताते हैं आपको कि हमने क्या किया है। बिल्कुल। बताइए, देखिए अंतर बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केवल कहा है, हमने किया है। जिस छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से है, खेती इतना एक्सपेंसिव हो गया था कि ज़्यादा बारिश हुआ तो किसान परेशान, नहीं हुआ तो किसान परेशान, और अगर बैंक से लोन लिया है तो और उस कर्ज में दब गया। तो हमेशा किसान मानसिक अवसाद से गुजरता था। हमारी सरकार आई, हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हम किसानों को आगे बढ़ाएंगे, किसानों को इस मानसिक अवसाद से बाहर निकालेंगे, उनका कर्ज माफ़ करेंगे। हमने किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगभग 10,000 करोड़ का इस प्रदेश का किसानों का कर्जा माफ़ी हुआ। और हमने कहा था कि 2500 रुपया में हमने धान खरीदेंगे, तो हमने खरीद के दिखाया। केवल 1 साल खरीद पाए। इसके बाद हमारे विपक्ष के साथियों को शायद ये बात जमा नहीं, पची नहीं बात कि किसान ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उन्होंने दिल्ली का दौड़ शुरू कर दिया और दिल्ली में जा कर के माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय भूपेश बघेल, इनको 2500 रुपया में धान खरीदने से रोकिए। इसलिए नहीं गए कि किसानों का धान 2500 में खरीदा है, इसलिए गए कि इनको रोका जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा उनके सोच और उनके इस त्वरित निर्णय का से बड़ा दुखी, क्योंकि कल तो मुलाकात भी उन्होंने स्वागत भी किया है कल। उन्होंने एक बाद में कहा और तत्काल कर दिया कि अगर एमएसपी से ज़्यादा दाम दोगे तो हम सेंट्रल पुल में चावल ले लेंगे। सुन नहीं पाए मंत्री जी।
सुन नहीं पाए। तृप्ति ने सवाल किया कल मैंने आपकी कहा कल तो प्रधानमंत्री रूबरू भी हो गए आप। देखिए, छत्तीसगढ़ के हम संस्कृति मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में देवो भव, अतिथि सत्कार, जी ये पहले से हमारी संस्कृति और शिष्टाचार में रहा है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जवाबदारी दी थी कि इस बार जो शिष्टाचार है वो आपको अदा करना है, और वक्त भी हमने उनका इस्तकबाल भी किया और उनको विदाई भी दिया। बिल्कुल काबिले तारीफ आपका ये शिष्टाचार। क्योंकि विपक्ष की बात हो रही है तो एक और सवाल सर मेरा आपसे, आप ही के विभाग का ये पूरा मसला है। विपक्ष आप लोगों पर राशन घोटाले को लेकर आरोप लगाता रहा है और राशन संचालकों पर आप लोगों ने भी कार्रवाई की है, तो इसको क्या समझा जाए? घोटाला उस वक्त हुआ या नहीं हुआ है? बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरित है और केवल एक परसेप्शन बनाने के लिए, एक आरोप मढ़ने के लिए नाकाम कोशिश है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि छत्तीसगढ़ की फिजा कैसे बदली और ये लोग परेशान क्यों हैं। धान बेचने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि, धान के पैदावार होने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, धान खरीदी की मात्रा में वृद्धि। टोटल बजट का हम 25% लगभग हम एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के पॉकेट में डाल रहे हैं। किसान समृद्ध हो रहे हैं, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो पीडीएस घोटाले की बात करती है, इनके समय में कितने कार्ड थे? केवल लगभग 58 लाख आसपास। हमारे समय कितना कार्ड है? आज 74 लाख कार्ड है। इनके समय राशन कार्ड बनवाना बड़ा मुश्किल काम था, और जब किसी नेता का मंत्री का दौरा हो तो लोगों को धमकाते थे कि अगर रैली में नहीं आओगे तुम्हारा राशन कार्ड कट जाएंगे। और चुनाव के ठीक पहले राशन कार्ड खूब बनाते थे, एक एक आदमी का कई कई राशन कार्ड। और चुनाव जैसे समाप्त हुआ तो लोगों का राशन कार्ड सत्यापन के नाम से, तुम्हारे घर में टीवी है, हाँ राशन कार्ड कट, मोटरसाइकिल है, हाँ राशन कार्ड कट। इन चूल्हा देखने जाते थे। और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में, हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया है। 100% लोगों को राशन कार्ड, जिसने मांगा उसको दिया। आज खाने की कहीं भी कोई कमी नहीं है। एक भी शिकायत पूरे प्रदेश से कि मुझे चावल नहीं मिले, इसकी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोग दुखी हैं। कहीं भी भूख से मौत जैसी घटना नहीं आ रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दुखी हैं। और कोविड जैसे पीरियड में दिल्ली जैसे बड़े राज्य, जिनके पॉकेट में पैसा था लेकिन सामान नहीं था खरीदने के लिए, और हमारे पीडीएस सिस्टम में चाहे वो कोविड पीरियड में वो लॉकडाउन का हो, बंदी का हो, हमने ऐसा व्यवस्था घर पहुंच लोगों को सेवाएं दी कि लोगों ने मजे से लॉकडाउन को काटा। और जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ। उस समय कोविड के पीरियड में हमारे सामने एक ही लक्ष्य था। हम कांग्रेस से भाजपा नहीं देख रहे थे, हम अमीर या गरीब नहीं देख रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि इसके पास राशन कार्ड है कि नहीं है, हम नहीं देख रहे थे कि हमारे प्रदेश के नागरिक है कि नहीं है। जो छत्तीसगढ़ आया, जिसके पास राशन कार्ड था उसको भी राशन दिया, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उसको भी राशन दिया, जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी दिया, राहगीर को भी दिया। 3 जगह डाटा फिट हो रहा था। हमारे पास जान बचाना एक लक्ष्य था। ये मैनुअल में भी हो रहा था, टेबलेट में भी होता है, ई पोस्ट में भी। जब मतलब प्रथम उनका कहना ये है कि ये प्रधानमंत्री का दिया हुआ है, मुट्ठी लो, ये ऐसा आपने नहीं कहा, वो कह रहे हैं। बात देखिए, वो मैं उस बात पे आता हूँ। अब एक बार मुख्यमंत्री का चावल लेने आएंगे, एक दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री का चावल लेने आएंगे। तो जो आरोप लगाए थे उन लोगों को मैंने कहा था कि मैंने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एक साथ मिला करके दोनों को दिया। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है कि मुख्यमंत्री का चावल बटा और प्रधानमंत्री का नहीं बटा, तो दाना छांट लो उसमें से, मुख्यमंत्री का कौन सा है और प्रधानमंत्री का कौन सा है। जी। वैसे चावल बांटने में हम सेंट्रल का जो नॉर्म्स है, सेंट्रल नॉर्म्स 5 किलो दे करके खूब उन्होंने सरूखे बटोरने की कोशिश की।
हम उनसे जस्ट डबल देते हैं। एक व्यक्ति को 10 किलो, 2 व्यक्ति को 20 किलो, 3 को 35 और एक्स्ट्रा मेंबर जितने होंगे उनको 7 जुड़ते जाता है। जी। हमारे मित्रों को तकलीफ इसी बात का है कि कहीं पर ये घेर नहीं पाए, और उसके जो लोग आरोप लगाते हैं, आरोप लगा करके विधानसभा से भाग जाते हैं। अगर इनमें दम था तो हमको घेरना था, अगर इनके आरोप में, शिकायत में अगर दम था तो हमको कटघरे में खड़ा करना था, लेकिन नहीं, लगा करके भाग जाना एक कोई बहादुरी का काम नहीं है। आज भी मैं और PMJKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 28 महीना का चावल आया था, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह जी 33 महीना का चावल का भ्रष्टाचार होकर के शिकायत करी, और जब दिल्ली से टीम आया, बोला कि ये तो 28 महीना हम चावल दिए और 33 महीना का जांच कर रहे हैं, ये तो बोले झूठ का पुलिंदा है, डाल दिए कचरा के टोकरी में। चलिए, चावल और इतने शिकायतों में एक भी शिकायत, क्या समझती हैं आप? जिन प्रदेशों में चुनाव होता उसके पहले कौन कौन पहुंचता है? CBI पहुंचती है, IT पहुंचती, ED पहुंचती है। अगर हम इसमें अगर गफलत किए हैं तो छोड़ते क्या? पीयूष गोयल भी तो आए थे हिसाब लेके। तो आए थे तो क्या कर लिए? आए थे श्रीमान, तो उनसे तो हम आज भी पूछना चाहते हैं कि जिस दिन छत्तीसगढ़ के किसान क्राइसिस में थे, धान खरीदी को लेकर के, बारदाने को लेकर के दिक्कत खड़ा हुआ था, उस दिन क्या इन लोग साथ दिए? किसानों के साथ कोई खड़ा हुआ क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, एक भी बयान किसानों के पक्ष में इन लोगों ने दिया क्या? एक भी आंदोलन में कभी इन लोग कहीं किसानों के साथ खड़ा दिखे क्या? पीयूष गोयल के पास माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री, उनके पास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मुझे खाद्य मंत्री होने के नाते और तत्कालीन कृषि मंत्री होने के नाते रविंद्र चौबे जी को लेके गया था। हम लोगों ने बहुत मिन्नतें की उनसे कि छत्तीसगढ़ के किसानों का मुख्य धंधा जो है खेती बाड़ी है, आप 2500 रुपया में खरीदने का अनुमति दो। इतना 3-3, 4-4 घंटे बैठक चला, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। बोला एक लाइन कि अगर MSP से ज़्यादा अगर आप दाम दिए तो आपका केंद्रीय पूल में चावल नहीं होगा। हम बैरंग वापस आए और आने के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाए, और मैं आज कह सकता हूं कि पूरे देश में अगर कहीं के किसानों को सबसे ज्यादा उनका धान का कीमत मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य। यही सर सवाल भी है मेरा, क्योंकि धान खरीदी की बात हो रही है, 1 नवंबर से फिर से धान खरीदी शुरू होगी, और बारदाने को लेकर जब भी खरीदी होती है तो विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगाने लगता है, बारदाने की कमी हो जाती है, आप भी ये समस्या उजागर करते हैं। अभी कितनी तैयारी है? अभी छत्तीसगढ़ सरकार कितनी तैयार है? ये तो धान खरीद नीति है, फेडरल सिस्टम है, और इस फेडरल सिस्टम में राज्य केंद्र से कई मामले में बंधे हुए रहते हैं। कोई भी नीति का निर्धारण जब होता है तो केंद्र के जो निर्देश रहते हैं वो सर्वोपरि रहते हैं, उसको मानना हमारे लिए बंधनकारी होता है। धान खरीदी की नीति में भी ये तमाम चीज़ें, जो बारदाना सप्लाई की बात है, वो भारत सरकार को जूट कमिश्नर के माध्यम से देना रहता है। आपकी क्या आवश्यकता है उसका इंडेंट आपको पहले से देना रहता है। उस सारी चीज़ प्रक्रिया होने के बावजूद पिछले समय में आपने देखा हो कितना क्राइसिस हमने झेला है। बाजार में बारदाना नहीं, हमारे पास सप्लाई नहीं। हमने किसानों से अपील किया, किसानों के पुराने बारदाने और किसान बारदाने से हमने खरीदी किया। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठ के तो मज़ा ले रहे थे कि किसान जब परेशान होते तो इनको बहुत मज़ा आता है। हमको सपोर्ट नहीं किए, और खास करके किसानों के मामले में आपने पिछले समय दिल्ली में भी देखा होगा, किसान अपने अधिकार की बात जब करते हैं तो उन किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, आवेदन में उनको अलगाववादी बोलते हैं, उनको खालिस्तानी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द किसानों के लिए निकालते हैं। उनको पानी के बौछार से मारते हैं, उनके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है कि बिना लड़े वाला आवेदन सही से नहीं दे पाते क्या? बारदाने वाला आवेदन सही से नहीं दे पाते? पहले से चला, पहले से रहता है, लेकिन अगर देना आपको है, अगर आपकी मन नहीं है, आपके सोच में मन में खोट है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये भारत सरकार के लिए, आपके लिए नहीं है। तो वो तो किसानों को परेशान देखना चाहते। इनके कई नेताओं के इनके आए बयान कि किसानों को क्या क्या शब्दों से
नवाजा है, हम बयान नहीं कर सकते। और किसान इस समझ लीजिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं, और अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम अपना पेट भी कैसे भरेंगे, इस देश का भला अच्छा, नहीं हो ये सकता। किसान और धान अगर चावल की, हाँ। उनको जो तंग करेगा, उनको जो परेशान करेगा, तो कितना उसको फलेगा। अच्छा, किसान धान और चावल की एक आखिरी चर्चा आपसे करते हैं, फिर दूसरे विषय पर जाएंगे। आपने कहा कि इस बार तो 1 नवंबर से धान खरीदी, और अभी तो पहले ही आप लोगों ने तीसरी किश्त दे दी न्याय योजना की। आप 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे आप। चावल भी ज्यादा, धान आपके पास ज्यादा आएगा तो जाहिर तौर पर चावल ज्यादा होगा। वो कोटा जब घट जाता है तो आप लोग कहते हैं कोटा घट गया, जबकि केंद्रीय मंत्री ये कह देते हैं कि आप चावल ही जमा नहीं करते। यही तो, चिट भी मेरा, पट भी मेरा, और अंटा मेरे बाप का, ये जो बोले सुभान अल्लाह। एक बार तो बढ़ा देते हैं चावल का, फिर घटा देते हैं। आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि हम जितना धान आएगा उतना खरीदेंगे, जितना चावल आएगा उसको हम जमा लेंगे। हम तो धान खरीदी करते हैं, चावल जब जमा करने की बारी आती है तो आप अनुमति कितना दिन में देते हैं। और पिछले समय में आपने देखा होगा कि जब केंद्र ने चावल का कोटा हमारा घटा दिया तो हमको खुले बाजार में बेचना पड़ा, लेकिन हमने किसानों का साथ नहीं छोड़ा, और उसमें भले हमको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हम किसानों को वही जो हमारी घोषणा थी, जो हमारा योजना था, उसके अनुसार हमने किसानों को पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राशि दिया। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल और बाकी प्रदेश के किसान बेहाल। बिल्कुल। और आगे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी उतना पैसा नहीं मिलता है किसानों को जितना हमारे यहाँ मिलता है। पीयूष गोयल जी केंद्रीय खाद्य मंत्री, उनके क्षेत्र में भी किसानों को उतना पैसा नहीं मिलता है जितना हमारे यहाँ मिलता है। ये क्या बात करेंगे, ये केवल बड़े उद्योगपतियों के हितकारी हैं, उनके बारे में सोचते हैं। जब कर्ज माफ़ी करना होता है तो उनका कर्ज माफ़ी करते हैं, किसानों का कर्ज माफ़ी नहीं करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब किसान और राशन पर तृप्ति बहुत चर्चा हो गई है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर, और कुछ राजनीतिक विषय पर चर्चा कर लेते हैं। और आप क्योंकि सीतापुर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 दशक हो गए आपको वहाँ से प्रतिनिधित्व करते, इस बार भी मूड है कि जनता की सेवा करना है, या अपना कोई प्रत्याशी परिवर्तन का मूड है? उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं, उत्तराधिकारी करेंगे या लोकसभा की तैयारी है? देखिए, ये तो हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करते हैं। अभी तक तो जिम्मेदारी मुझे दिया है और उसका बखूबी मैंने निर्वहन भी किया है। ऐसा भी समय आया था जब पूरे संभाग में 4-5 जिला में अकेले जीत के आया था, और आज वो पूंजी इतना बढ़ा कि आज सरकार में सब सीट आज कांग्रेस के पास है। आपका क्या मन है, विधानसभा से प्रतिनिधित्व करना है या केंद्र की तैयारी? सुनिए ना, इसमें तो अब समय परिस्थिति बताएगा। अब मैं तो जहाँ हूँ वही हूँ। अच्छा, अभी की परिस्थिति पे बात करते हैं। सीतापुर आपका विधानसभा क्षेत्र है, एक सैनिक बॉर्डर छोड़ के आए हैं और बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे कयास हैं कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कंपटीशन क्या है वहाँ, आप क्या देखते? मुझे इतना फुर्सत ही नहीं है किसी के बारे में सोचने का। मैं तो अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में सोचता हूँ। मैं तो कर्मवीर हूँ, सुबह से शाम तक काम काम काम। और अभी भी हम सीधे क्षेत्र से आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में शिरकत करने, क्योंकि रुपेश जी से हमारी कमिटमेंट थी कि हम आएंगे, और अगर नहीं आता तो रात भर सोने नहीं देते, इसलिए। और सरगुजा आपका क्षेत्र है तो आपको तो होना ही था यहाँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन आया कौन गया, हर किसी का स्वागत है, हर किसी का अभिनंदन है। मतलब कंपटीशन खुद से है। मैं तो अपना काम जानता हूँ, बाकी कौन आया कौन गया उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। स्वागत उनका कर लेंगे, लेकिन कंपटीशन में नहीं मानते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो किसी के चेहरा भी नहीं देखा है। और आप देखिए, जैसे स्थिति में आया हूँ, मंत्री ऐसा रहता है कि मंत्री चमकते रहता है, धूल धक्कड़ मेहनत किए, बाल बिखरा हुआ दिख रहा है। ये मेहनत, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, कर्म करने वाले लोग हैं, तो ज़्यादा एयर कूल्ड और बाकी उसका मज़ा लेने का आदत हुआ नहीं है।
ये भी आपके क्षेत्र में खेल महोत्सव का भी आयोजन चल रहा था, उसमें शामिल हुए थे आपकी नहीं? खेल खेल महोत्सव का महोत्सव हो आयोजन रहा है आपके क्षेत्र में, खेल महोत्सव करवा रहे हैं आप। हाँ 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 हाँ, वो युवाओं का वो बड़ा अभी ये हिट मामला है, युवाओं में बड़ा लोकप्रिय है। और हमारे आदित्य भगत जी उसमें आयोजन जगह जगह करा रहे हैं। अभी कल उसका समापन कार्यक्रम है, उसमें जी। शिरकत करेंगे और रहेंगे। तो ये युवाओं की तैयारी छत्तीसगढ़ या ओलंपिक की है या सीधा आप नेशनल टीम में भेजेंगे? देखिए, तो सबके लिए खेल खेल के बारे में कहा गया है कि खेल में खेलना मतलब हारना या जीतना जरूरी नहीं, खेल है तो खेलना जरूरी है। तो उसमें जो आएगा खेलने के लिए सबका स्वागत है। उसमें कोई पार्टी या कोई संगठन या कोई कंपटीटर, कोई विरोधी ऐसा कोई बात हो ना, खेल भावना से खेलते हैं। अच्छा। जो आएगा उसका इस्तेमाल स्वागत। आप छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ का काम लगातार 5 साल में देखा गया है कि उन क्षेत्रों को विकसित करना। जब राम की बात होती है तो बीजेपी ये कहती है कि आप लोगों के लिए तो वो सहारा लेना मजबूरी है, वो आपके सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स है जो चुनाव में आप सहारा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, कोई भी गॉड किसी का खरीदा हुआ है क्या? ईश्वर सबके हैं, भगवान सबके हैं, सर्वव्यापी हैं, कड़ में बसे हैं। और वो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, माता कौशल्या की बेटी है। वनवास में काल में सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ बिताया है जी। हर चौका सीतामढ़ी से लेकर के रामाराम, कई जगहों में उनका पड़ाव था, उसका पद चिन्ह मिलता है। उन पद चिन्हों को हम सजाने का, संवारने का काम कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ आएगा वो भगवान राम के उस पथ को देखेगा, उसमें चलेगा। सैलानियों के रुकने के लिए, उनके आने जाने के लिए हम बेहतर सुविधागर डेवलप कर रहे हैं जी। टूरिज्म सर्किट के रूप में। तो मैं सोचता हूं कि बहुत उल्लेखनीय और अच्छा काम है, और इसका कोई क्रिटिसाइज करे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। निश्चित रूप से एक आखिरी सवाल लूँगी सर आपसे, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे सूरजपुर तक तो पूरा अंबिकापुर से घूमते हुए आए हैं और मैनपाट बड़ा खूबसूरत लगा, लेकिन उस क्षेत्र में हम जब गुजर रहे थे वहाँ से हमने ये भी देखा कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। विकास कैसे पहुँचता है वहाँ? इतना आप किस रास्ता से चले गए थे? नहीं था तो पहाड़ी रास्ता ही, लेकिन मैनपाट का सड़क जी। मेरे ख्याल से पूरे संभाग में बहुत अच्छा सड़क है। तो आप रास्ता अच्छा है, लेकिन उतने दूरगामी क्षेत्रों तक विकास पहुंचता कैसे है सर? अच्छा, ये बात है। तो एक दिन में नहीं पहुंचता है मैडम, उसके लिए हमेशा लगे रहना पड़ता है। जंगल, 5 साल लगे, आपके 20 साल लगे। हाँ, मैंने सड़क बनाया है ना। उसके पहले अगर आप वहाँ गई होंगी तो मैं स्वयं जब पहली बार चुनाव लड़ रहा था केवल 1 या 2 बार जा पाया था। इतना वहाँ दुर्गम पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र, और आज मैं कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा सड़क है। और पहले के एक कहावत था कि जो मैनपाट आया वो भी पछताया, नहीं आया वो भी पछताया। आज बोलते हैं कि मुस्कुराइए, आप मैनपाट में चल रहे हैं। बिल्कुल, आप छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं। जी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप मंच पर बने रहिएगा सर। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया प्रेरणा। और मंत्री जी का सम्मान करेंगे हम प्रतीक चिन्ह देकर। मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर वे आए और कैबिनेट मिनिस्टर अमरजीत भगत का सम्मान करें। 20 साल से 2 दशक से सीतापुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। बेबाकी से सारे सवालों का जवाब, और विपक्ष का जो एक सबसे बड़ा आरोप है राशन को लेकर, चावल को लेकर, धान को लेकर, तो कुछ बारीकियां हमने इस मंच से निकालने की कोशिश की है। अब चुनावी दंगल है तो चुनावी दंगल में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कैसे अमरजीत भगत आगे बढ़ेंगे ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।